आज हम सीखेंगे कि अगर हमें बहुत सारे चार्जेस एक साथ एक सिस्टम में मिले और किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाए तो हम कूलम्स लॉ का यूज़ करके और वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, you have to find the value of this small q charge so that the resultant force on the charge capital Q is 0 in this given system. In this system, capital Q is placed at two diagonally opposite points A and C, and small q is placed at B and C, diagonally opposite points. Now you have to find value of this charge. That means actually you have to find value of these two charges so that capital Q is at equilibrium. Capital Q is in equilibrium. No force, net force is acting on Q. Net force is 0 means this charge is in equilibrium. तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे दो कैपिटल क्यू चार्जेस हैं, हम किसी भी एक चार्ज को फोकस करेंगे और इसके बाद इस चार्ज पर इन सब चार्जेस की वजह से पहले फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। पहला काम कूलम्स लॉ के रूल के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करना। अब Q की वैल्यू पूछी है तो हमें ये तो पता है नहीं, अननोन क्वांटिटी है कि ये प्लस है कि माइनस। तो हम मानते हैं, पहला हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक चार्ज पर Q पर, कैपिटल Q पर फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लगेगी। तो देखो, B पे जो चार्ज है उसकी वजह से कैपिटल Q को रिपल्शन फील होगा अगर ये पॉजिटिव है तो along the line joining the two charges and away from both the charges repulsive force। इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी repulsive force along the line and away from both the charges। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो डायगोनल जो है उसके अलॉन्ग लगेगा, तो उसकी वजह से भी फोर्स बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं तो क्या ये कैपिटल Q जो कि यहाँ पर रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इन दोनों फोर्सेस का, ये है F ड्यू टू चार्ज एट D, ये है F ड्यू टू चार्ज एट B, और मैं सजेस्ट करूँगी कि हम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सही तरीके से लिखना भी है, तो उन रिप्रेजेंटेशंस पर भी आप गौर करें। और ड्यू टू फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A, ये तीनों, इन दोनों फोर्सेस का, अब पहले तो ये समझ लेते कि इनका रिजल्टेंट हम अगर निकालना पड़ता तो कैसे निकालते। पहले हम इन दोनों चार्जेस को लेते जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इन दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते। क्योंकि ये दोनों ही चार्जेस इक्वल है, देखो जिन दो पेयर्स के बीच ये फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्जेस इस केस में और इस केस में सेम है, यानी K Q1 Q2 सेम अपॉन R स्क्वायर। अब ये अगर एक स्क्वायर है तो इसके दोनों साइड्स, ये दोनों तो सेम है, मतलब चारों साइड सेम ही है और साइड्स A है मान लो, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो वेक्टर हमें सिखाता है कि इक्वल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के ठीक बीच से जाएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में पहले आप पैरेललोग्राम पूरा करेंगे और उसके बाद जो डायगोनल है उसकी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा। तो जो रिजल्टेंट है इन दो फोर्सेस का वो भी इस डायरेक्शन में, और जो ये थर्ड फोर्स था कैपिटल Q उसका जो भी फोर्स होगा वो भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों तो सेम नेचर के हैं। तो फिर ऐसे फोर्सेस की, ऐसे चार्जेस की वजह से
जो फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे फोर्सेस की वजह से ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो इस डायरेक्शन में नेट लगने लगेगा, तो ये जो चार्ज है वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लॉजिक लगाया, एनालाइज किया और हमने ये पता किया कि अगर ये फोर्स पॉजिटिव मान के हम एनालिसिस करते हैं तो कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, मतलब हमारा ये लॉजिक गड़बड़ है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि स्मॉल क्यू को हम मान ले निगेटिव। तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम और फिर से हमको फोर्सेस बनाने पड़ेंगे। चलो अब की बार हमने इस चार्ज को निगेटिव माना और अब हम देखें कि भाई अब फोर्सेस की सिचुएशन क्या है, डायरेक्शन क्या है। सबसे पहला काम, जब हम इक्विलिब्रियम चेक करेंगे तो हम फोर्सेस की डायरेक्शन पर पहले ध्यान देंगे। तो अब इस पर इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो माइनस क्यू की तरफ लगेगा। इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स फिर से माइनस क्यू की तरफ लगेगा। और ये सेम नेचर के हैं तो अभी भी इस पर इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा। तो इसके फोर्स को बना लेते हैं अलोंग द डायगोनल। अब बात बनती हुई नजर आ रही है, देखो ये ड्यू टू चार्ज एट बी, ये ड्यू टू चार्ज एट डी, और ये वाला फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो वेक्टर वाला ये कॉन्सेप्ट याद करो कि जब दो फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालते थे जिनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम है, ये देखो, तो इसको हम पैरेललोग्राम को पहले पूरा करेंगे इस तरह से। एक लाइन ड्रॉ की जो इस फोर्स के पैरेलल है और एक लाइन ड्रॉ की जो इस फोर्स के पैरेलल है। अब ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया और इसका जो डायगोनल है वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि ये दोनों इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ठीक बीच से निकलेगा डायगोनल। जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है और जो इस स्क्वायर का डायगोनल है, मतलब वो सेम होगा। तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का इसी डायगोनल के अलोंग होगा ये। तो यहाँ पर एक और चीज़ पे ध्यान दो, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इन दोनों फोर्सेस के जो वेक्टर है वो हम कोशिश करेंगे कि इक्वल हमको साइज में भी दिखे, और इनका जो रिजल्टेंट है वो ये है। इसको हम नाम दे देते हैं एफ आर। तो अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों का और ये जो फोर्स है ड्यू टू चार्ज एट ए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हैं। अब अगर इस चार्ज को जो कैपिटल क्यू यहाँ रखा हुआ है अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो ये फोर्स और ये फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो ये ऑपोजिट भी हैं और तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये चार्ज रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने की वजह से इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अब हमको क्या देखना है, जब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया एफ आर ना, तो अब इन दोनों को आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपके पास कंसीडर करने के लिए सिर्फ ये दो फोर्सेस बचे, एफ आर और ये एफ ए। ये अगर इक्वल हैं तो ये फोर्स, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहेंगे कि इफ, इसको हम अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, देखो, इफ कैपिटल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, then this implies that resultant force Fr is equal to force due to charge at A. अब resultant force Fr कैसे लिखेंगे, देखो, ये दो फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दिख रहा है 90 डिग्री एंगल है इनके बीच, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिस फोर्स स्क्वायर प्लस दिस फोर्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो एफ आर को लिख सकते हैं अंडर रूट फोर्स एट डी स्क्वायर
प्लस फोर्स एट बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स इक्वल होना चाहिए फोर्स एट ए। अब ध्यान से देखना, वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है हमको, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर एफ डी और एफ बी को ध्यान करें तो हम बात कर चुके हैं कि एफ डी और एफ बी इक्वल है। क्यों इक्वल है, इधर लिखते हैं हम इसको। एफ डी क्या होगा, देखो, एफ ड्यू टू चार्ज एट डी, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बार बार के लिखते हैं, जिससे हमें इतना लंबा बार बार लिखना ना पड़े। तो के Q1 सॉरी डी पर Q1 Q2। अब ध्यान करो, यहाँ जो माइनस साइन है वो अब हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब हमने ये फोर्स की डायरेक्शन लगाई थी ना, तो हमने इसकी माइनस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स की कंसीडर करते हुए फोर्स वेक्टर के डायरेक्शन में ये निगेटिव साइन इंक्लूड कर लिया। तो अब हमको ये साइन यहाँ नहीं रखना है मैग्नीट्यूड रखते समय। तो के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, अगर एक साइड स्क्वायर की ए है तो ए स्क्वायर, और अगर आप बी की वजह से देखेंगे तो एफ बी भी के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर ही होगा, यानी यही वैल्यू एफ बी भी है। तो क्यों ना हम इसको सिर्फ एफ कहें। अगर हम इसको एफ कहते हैं तो यहाँ पर हम एफ रख सकते हैं। तो हम कहेंगे इसको एफ ए, या इसको यहाँ लिख देते हैं एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी 2f स्क्वायर अंडर रूट शुड बी इक्वल टू एफ ए। और इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 2f स्क्वायर कैन बी रिटन एज f, बाहर निकल आएगा अंडर रूट से, रूट 2 शुड बी इक्वल टू एफ ए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो f तो यहाँ हमने लिखा हुआ है, इसी को लिख देते हैं सीधे, k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। और एफ ए कैसे लिखेंगे, k Q1 Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस, और स्क्वायर के साइड्स अगर a हैं तो डायगोनल a रूट 2 होता है, ये a रूट 2 होगा, तो a रूट 2 स्क्वायर। तो अब देखो कि क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, k चला जाएगा, ए स्क्वायर चला जाएगा, कैपिटल Q चला जाएगा, तो तुम्हारे पास इधर बचेगा सिर्फ Q और इधर बचेगा कैपिटल Q अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड स्मॉल q का होना चाहिए कैपिटल Q बाई 2 और नेचर इस चार्ज का होना चाहिए निगेटिव। तो आंसर हमारा जो हम लिखेंगे वो देखो ऐसे लिखेंगे, आंसर होगा हमारा फाइनली स्मॉल q शुड बी इक्वल टू कैपिटल Q विद द माइनस साइन अपॉन 2। अगर हमें कैपिटल Q की वैल्यू दी हो न्यूमेरिकल में, जैसे कि जो क्वेश्चन मुझसे मेरे स्टूडेंट ने पूछा, उसमें कैपिटल Q की वैल्यू दी हुई है, तो हम वो वैल्यू लिख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे रूट 2 हम भूल गए हैं, इस रूट 2 को यहाँ पे नहीं लिखा है, इसे भी कंसीडर करना है। तो ये रूट 2 यहाँ पर रहेगा, तो ये रूट 2q होगा। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइनली लिखेंगे तो स्मॉल q विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल q इज इक्वल टू q अपॉन 2 रूट 2, ये आपका आंसर आएगा। तो जब आप 2 रूट 2 करेंगे तो यहाँ पर भी कैपिटल Q अपॉन 2 रूट 2 आएगा। तो कैपिटल Q की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये ही नहीं सीखा कि कैसे किसी चार्ज पर इक्विलिब्रियम है या नहीं, वो चेक करेंगे। हम फोर्सेस लगाकर पहले चार्ज पर इक्विलिब्रियम है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। हम फोर्सेस की डायरेक्शन डिसाइड करके ये चेक कर सकते हैं कि जिस चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, और फिर हम इक्विलिब्रियम चेक करके या इक्विलिब्रियम की कंडीशन रख कर
कि नेट फोर्स 0 हो तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो नेट फोर्स को 0 करने के लिए हमने अपोजिट फोर्सेस को इक्वल किया और उसने हमको उस चार्ज की वैल्यू दे दी जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। तो स्टेप्स क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले जिस चार्ज के बारे में पूछा गया है उस चार्ज पर बाकी सब चार्जेस की वजह से फोर्सेस की डायरेक्शन लगाएंगे पहले अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। डायरेक्शन लगाते समय अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू पूछी गई है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमको ये भी चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो सबसे पहले हमने माना कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव मानकर हमने ये चेक कर लिया कि भाई ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं। हमने देखा कि अगर ये पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसको निगेटिव माना। निगेटिव मानकर तो ऑब्वियसली आंसर आना ही है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो निगेटिव होना ही है उसे। तो निगेटिव मानकर हमने इसकी फोर्सेस की डायरेक्शन बनाई और एक बार क्रॉस चेक कर लिया, हालांकि इसको निगेटिव होना ही था जब पॉजिटिव गलत निकल गया, और हमने चेक कर लिया कि इनका रिजल्टेंट इस चौथे चार्ज के फोर्स के ऑपोजिट है। मतलब अगर ये इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो बस हमने इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने पूछा था इसकी वैल्यू, तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर किया तभी नेट फोर्स 0 होगा। इन दोनों फोर्सेस को बराबर करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये फोर्स और ये फोर्स हमने साइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में इंक्लूड कर लिया है, नेगेटिव साइन। तो दोबारा से, ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, दोबारा से वैल्यू रखते समय साइन नहीं रखना है। और यही ज़्यादा बेहतर और सेफ तरीका है कि जब आप फोर्स की डायरेक्शन बनाओगे ही तभी आप डिसाइड कर लो फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द साइन। और साइन यहाँ पे रख कर नेट फोर्स कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस मत करो। इसी तरीके से पहले साइन डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्शन डिसाइड करो और तब कैलकुलेशन करो, और उस समय साइन मत रखो। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल किए और हमने स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल ली। कैलकुलेशन पे ध्यान हमेशा देना रहता है, थोड़ा भी ध्यान भटकता है तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके सिस्टम ऑफ चार्ज में किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ट्राइंगल भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ऑब्वियसली कोई नोन शेप ही होगा जियोमेट्रिकल जिसके वर्टिसेस पे चार्ज आपको दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड एक और नए तरीके का सवाल सीखेंगे।